किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, आज 24 मार्च है। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य और सामाजिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की याद दिलाता है। भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि टीबी यानी क्षय रोग के बारे में जन जागरूकता फैलाना और इसके प्रसार को रोकना। ये दिन टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई और टीबी मुक्त दुनिया के लक्ष्य को याद करता है। इस अभियान के तहत सरकार निःशुल्क रूप से निदान, उपचार और निक्षय पोषण योजना के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। टीबी का सही समय पर पता चलने पर इसका पूर्ण इलाज संभव है। इस दिन सामुदायिक भागीदारी और टीबी यानी क्षय रोग के मरीजों के प्रति सामाजिक समर्थन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस वर्ष यानी 2026 की थीम है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, देशों के नेतृत्व में लोगों के द्वारा संचालित, यानी कि यस वी कैन एंड टीबी, लीड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल। टीबी विश्व की प्रमुख संक्रामक बीमारियों में से एक आज भी बनी हुई है। वर्ष 2024 में विश्व स्तर पर लगभग 10.7 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए और लगभग 1.23 मिलियन यानी लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतों की सूचना मिली। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य अंगों में भी टीबी हो सकती है। टीबी तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है और हवा में सूक्ष्म जो बूंदें होती है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो फैलती है, जिससे शीघ्र निदान तथा उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे देशों में वैश्विक टीबी मामलों का एक बड़ा हिस्सा है। शीघ्र निदान, एंटीबायोटिक उपचार, टीकाकरण जो कि बीसीजी का टीका होता है जो बचपन में लगाया जाता है, और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से टीबी की रोकथाम और इलाज संभव है। साथ ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि एमडीआर जो टीबी होता है, ये उन बैक्टीरिया के कारण होता है जो रिफैम्सिन और आइसोनियाजिड जैसी प्रमुख पहली पंक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। एमडीआर टीबी का इलाज अभी भी वैकल्पिक दवाओं के साथ किया जा सकता है, हालांकि ये महंगी होती है और इनके दुष्प्रभाव भी अधिक होते हैं। एक्सडीआर टीबी गंभीर मामलों में एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी विकसित हो जाता है, जिससे उपचार के विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सिफारिश है कि पात्र रोगियों जो कि एमडीआर टीबी रोगियों के सहित हो सकते हैं के लिए 6 महीने के छोटे और पूरी तरीके से मौखिक उपचार पाठ्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए, जो कि अधिक प्रभावी है और उपचार के बोझ को भी कम करते हैं। WHO की एंड टीबी रणनीति का लक्ष्य वर्ष 2035 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में लगभग 95% और टीबी के मामलों में 90% की कमी लाना है। ये लक्ष्य जो है 2015 के स्तर की तुलना में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप टीबी रोग यानी कि क्षय रोग को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियानों और कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 3 का हिस्सा है टीबी को समाप्त करना। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक टीबी महामारी को पूरी तरीके से खत्म करना है। भारत ने भी कई पहल की है, जैसे निक्षय पोर्टल जो होता है, ये पूरे देश में टीबी रोगियों और उनके उपचार और साथ ही उनके केस के मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की ट्रैकिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। निक्षय पोषण योजना, इसमें उपचार के दौरान टीबी रोगियों को पोषण सहायता के रूप में 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये वर्ष 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को गति देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। हालांकि टीबी का अभी तक पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों और बहनों, वापस लौटते हैं हम 2026 की उस थीम के ऊपर, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, देशों के नेतृत्व में लोगों के द्वारा संचालित। तो इस बात को याद रखें और बिल्कुल हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हम सबके प्रयासों से निश्चित तौर पर टीबी यानी कि क्षय रोग समाप्त हो सकता है। किसान भाइयों और बहनों, हमारे पशुओं को भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे PPR जो रोग होता है, जिसे बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, पेस्टेडिस
पेटाइट्स रूमिनेंट्स इसका पूरा नाम है। ये बकरियों और भेड़ों में होने वाला सबसे घातक वायरल बीमारियों में से एक है जो पशुपालन व्यवसाय को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। ये मोरबिली वायरस जीनस का वायरस पैदा करता है जो रूबेला वायरस से मिलता जुलता है और मृत्यु दर लगभग 70 से 100% तक भी पहुंच सकती है, खासकर युवा बकरियों में। हमारे देश भारत में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में बार बार महामारी फैलती है जिससे लाखों बकरियां मर चुकी है और हमारे किसान भाइयों और पशुपालकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मानसून और सर्दी के मौसम में नमी और ठंड से वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए सतर्कता बेहद आवश्यक है। पीपीआर का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिन और लगभग औसत इसका 4 से 6 दिन होता है। प्रारंभिक चरण 1 से 3 दिन का होता है। अचानक तेज बुखार आता है, 41-42 डिग्री तापमान चला जाता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका तापमान रहता है, वो होता है जो कि उतार चढ़ाव वाला रहता है। पशु सुस्त हो जाता है, आंखों और नाक से पारदर्शी स्राव बहता रहता है, सांस तेज चलती है। मुख्य चरण जो है 3 से 7वें दिन के आसपास होता है। इसमें मुंह के अंदर सफेद पीली झिल्ली और नेक्रोटिक छाले इरोजन्स जो होते हैं वो बनते हैं। जीभ सूजी हुई और लाल रंग की हो जाती है, लार टपकती रहती है। खाने में जो है दर्द होता है, भूख पूरी तरीके से बंद हो जाती है। दस्त गाढ़ा, चिपचिपा और रक्त युक्त होता है और उदर यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। कमजोरी और तेज निर्जलीकरण भी इसमें होता है। निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। गर्भपात भी हो सकता है। नवजात बकरियों में जन्मजात विकृति होती है। गंभीर मामलों में 5 से 10 दिनों में मृत्यु हो सकती है। जीवित बकरियां 2 से 4 सप्ताह में रिकवर भी हो जाती है, लेकिन वजन 20 से 30% कम और दुग्ध जो उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। पोस्टमार्टम में फेफड़े कंजेस्टेड, आंतों में अल्सर और लिम्फ नोड सूजे हुए मिलते हैं। अब इसका कारण क्या है और साथ ही ये कैसे फैलता है? पीपीआरवी पैरामिक्सोविरिडी परिवार से ये वायरस आता है जो डीएनए आधारित नहीं होता बल्कि आरएनए वाला वायरस है जो आसानी से उत्परिवर्तित हो सकता है, यानी म्यूटेशन इसमें आसानी से हो सकता है। इसके प्रसार के तरीके क्या हैं? प्रत्यक्ष संपर्क, नाक, मुंह से, लार से, मलमूत्र से, हवा के जरिए। श्वसन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं 2 से 3 मीटर तक जा सकते हैं। साथ ही दूषित चारा पानी और उपकरणों से भी ये प्रसारित हो सकता है। संक्रमित बकरी 2 सप्ताह पहले से ही संक्रामक होती है। इसके जो वेक्टर होते हैं वो कुत्ते, लोमड़ी जैसे जंगली जानवर इसके माध्यम बनते हैं कई बार। और जोखिम क्या होता है? कुपोषित बकरियां जो होती हैं इसमें श्वसन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। भारत में 1990 से ही ये महामारी दर्ज हो रही है और पिछले वर्ष 2025 में ही बिहार में ये काफी ज्यादा फैला था। इससे काफी क्षेत्र प्रभावित हुए थे। वैश्विक रूप से ये 70 से भी ज्यादा देशों में मौजूद है और अफ्रीका मूल का है। अब उपचार की विस्तृत और वैज्ञानिक विधियों के विषय में जानते हैं। कोई भी इसके लिए विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है, लेकिन सहायक उपचार से 40 से 60% बकरियां बचाई जा सकती है। तत्काल कदम उठाना चाहिए, संक्रमित को अलग करना चाहिए, बाड़ा डिसइंफेक्ट करना है। ये कर सकते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। और कुछ दवाएं जो है एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 से 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दिया जा सकता है 3 से 5 दिन सेकेंडरी बैक्टीरिया के लिए। लेवोफ्लॉक्सासिन जो होता है ये भी दिया जा सकता है। और बुखार दर्द के लिए मेलॉक्सिकम जो होता है 0.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दिया जा सकता है। स्थानीय उपचार, मुंह धोने के लिए 2 से 5% बोरोग्लिसरीन और या फिर KMNO4 जो घोल होता है वो इसमें लगाया जा सकता है। आंख नाक पर एंटीसेप्टिक ड्रॉप दिए जा सकते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए ORS इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं 50 से 100 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है। ग्लूकोज डॉक्सी जो 4 फ्लूइड्स होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देना चाहिए 10 मिलीलीटर इसमें इसकी मात्रा रहनी चाहिए। जिंक सेलेनियम इंजेक्शन, हरा चारा, जौ गेहूं का दाना, मूंगफली की खल और साथ ही साथ जो है पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सकों से तत्काल संपर्क करें। देसी उपाय, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर दिया जा सकता है 100 मिलीलीटर 2 बार। शहद, गिलोय, अश्वगंधा चूर्ण 10 से 20 ग्राम गुड़ के लड्डू के साथ और नीम पत्ती लेप छालों पर लगाया जा सकता है। एलिजा PCR टेस्ट पशु चिकित्सालय में होते हैं। मृत बकरियों को गहरे गड्ढे में जला दें। रिकवरी 10 से 21 दिन लेती है। रोकथाम और टीकाकरण की रणनीति। टीकाकरण भारत में
सुंगरी 96 या रायपुर स्ट्रेन वैक्सीन IVRI द्वारा 4 माह की बकरियों को 1 मिलीलीटर इंजेक्शन और 3 वर्ष पूर्ण सुरक्षा मानसून से 1 माह पूर्व लगवाएं। गर्भवती जो बकरी है उसको न दें। डीवर्मिंग एल्बेंडाजोल 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम टीके 15 दिन पहले लगा सकते हैं। बाड़ा साफ रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, हवादार भी रहना चाहिए। 10 वर्ग फुट प्रति बकरी की जगह रहनी चाहिए। जाली लगाएं। नए पशु 30 दिन क्वारंटाइन रहनी चाहिए। सीरम टेस्ट। पशु बाजार मेले बंद रखें, महामारी अगर फैल गई है तो। साथ ही साथ पोषण भी बेहद जरूरी है। 16 से 20% प्रोटीन युक्त चारा होना चाहिए। मिनरल मिक्स, कैल्शियम, फास्फोरस होना चाहिए। विटामिन ए का सप्लीमेंट रहना चाहिए। सरकारी अभियान जो है 2025 में गोपालगंज में वैक्सीन ड्राइव चलाई गई थी। ऐसे ही टीका आप ले सकते हैं। हेल्पलाइन जो है 1962 है। पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं। सीरम बैंक बनाएं, किसान समूह गठित करें। और साथ ही साथ किसान भाइयों, इनके जो व्यवहारिक और दीर्घकालिक सलाह इस प्रकार है कि दैनिक निगरानी करें, सुबह शाम तापमान दर्ज करें। नॉर्मल जो होता है वो 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भूख और मलमूत्र की भी जांच होनी चाहिए, सांसों की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक को दिखाना बेहद आवश्यक है। पशुधन बीमा PMFBY कराया जा सकता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वैक्सीन पासपोर्ट रिकॉर्ड रखा जा सकता है। साथ ही आप वैकल्पिक आय के लिए जो है अन्य जो साधन है उनका पालन कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन। सामुदायिक प्रयास जो है ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया जा सकता है। पशु मेले रिपोर्ट करें। पड़ोसी किसानों से समन्वय करें। नस्ल सुधार के लिए सहनशील देसी नस्लें बारबरी, जमुनापारी, सिरोही चुनें। क्रॉस ब्रीडिंग में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। जलवायु के अनुकूल ही जो है व्यवस्था करें, जैसे गर्मी मानसून में छायादार शेड होना चाहिए। साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएं। PPR से बचाव करने से बकरी पालन लाभकारी बन सकता है। 10 बकरियां सालाना 1 से 2 लाख तक भी आय दे सकती हैं। तो निश्चित तौर पर अपने पशुओं का ख्याल रखें और ऐसी बीमारियों से बचा कर रखें। किसान भाइयों और बहनों, समय समय पर हम खेती के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय युक्त जो कार्य हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं ये भी लेकर आते हैं। इसी में एक है मशरूम की खेती। चाहे ऑयस्टर हो या बटन मशरूम, इसको लगाने के लिए या कोई भी मशरूम हो, इसको लगाने के लिए जो है प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, यानी कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। लगभग 3 से 7 दिनों का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों में होता रहता है। तो आप भी जो है ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ जो कृषि के साथ साथ अपना एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके विषय में हमने बहुत सारी जानकारियां दी है। बहुत कम लागत से ही शुरू हो जाता है और इसको बंद कमरे में भूसे के बैग से ही शुरू किया जा सकता है। इसमें जो है मुख्य रूप से ऑयस्टर मशरूम जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही आप बटन और मिल्की मशरूम वगैरह जो है भी लगा सकते हैं। और साथ में मशरूम की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे किस्में होती हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना, भूसे को जैसे 12 से 16 घंटे पानी में भिगाकर इसका पाश्चुरीकरण करना, जिससे जो है इसे कीटाणु मुक्त किया जा सके। साथ ही 50 किलोग्राम गीले भूसे में 5 किलोग्राम बीज मिलाकर पॉलीथीन बैग में भरा जाता है और साथ ही जो है इसमें बैग में छोटे छोटे छेद करके 20 से 30 डिग्री तापमान पर 15-20 दिनों के लिए रखा जाता है। 3-4 सप्ताह में मशरूम निकलने लगते हैं। और ऐसी ही जो है जानकारी ट्रेनिंग में जो बातें होती हैं उसी की जानकारी हम लेकर आ रहे हैं। तो आप भी ट्रेनिंग, ये जो प्रशिक्षण जो हो रहा है जिसमें कृषि विशेषज्ञ जो हैं बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुने ताकि जो है हो सकता है कि आप भी प्रेरित हों और आपके भी ये काम आए। आइए सुनते हैं। किसान भाइयों और एवं हमारे किसान दीदियों, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर SK पांडे सर और हमारे समस्त वरिष्ठ गण जो हमारे इस गांव के हैं, इसके साथ साथ हमारे धीरज सर जो आए हुए हैं और हमारे प्रकाश जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को मशरूम की खेती का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो मशरूम की खेती के लिए जो मुख्य चीजें लगती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले तो रेती, गिट्टी, साड़ी। ये मैं बता रहा हूँ कि एक गरीब किसान के लिए, एक बड़े आदमी के लिए अलग चीजें ठीक है। एक गरीब किसान को जिसके घर में सही में कुछ नहीं होता है, जैसा इसका ऐसा घर है, उस व्यक्ति के लिए मैंने चीजें बताई हैं। पहला आपको लगेगा रेती, ईंटा, साड़ी, धान का पैरा। इसके अलावा आपको बोरा लगेगा और मकान लगेगा सबसे ज्यादा जरूरी।
जो मकान जिसमें चारों तरफ से आपको आने जाने की हवा आसानी से निकल सके, एरेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, ऐसे मकान की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज हमें जो लगती है मशरूम का सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है मशरूम का बीज। ये आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में मशरूम का बीज रखा हुआ है। ये मशरूम का बीज जो होता है लगभग 300 रुपए 350 रुपए केजी आता है। अगर 1 किलो मशरूम का बीज अगर हम बोते हैं तो हमें इससे लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम गीला मशरूम कम से कम प्राप्त होता है। कितना? 2.5 से 3 किलोग्राम गीला मशरूम जब उगेगा तो हमें एक पैकेट से प्राप्त होगा। ऐसे हम आज 2 पैकेट बनाएंगे। हमें जो आवश्यकता पड़ती है मुख्य तौर से 2 केमिकल होते हैं। पहला केमिकल है आपके सामने रखा हुआ है जिसको हम फार्मेलिन बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन। और दूसरा होता है ये बाविस्टीन आपके बीच में रखा हुआ है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाविस्टीन, और अंग्रेजी में जो इसका केमिकल नाम होता है कार्बेंडाजाइम 50% WP वेटेबल पाउडर। ठीक है। इसके अलावा ये हमें लगेगा 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, और अगर कम डोज है, हमारा घास अच्छा है, तो टोटल 100 लीटर पानी में लगभग 7 ग्राम फफूंदनाशी दवाई डालेंगे। ठीक है। वही अगर हम बात करें कि फार्मेल्डिहाइड कितना डालते हैं और क्यों डालते हैं, फार्मेल्डिहाइड इसलिए डालते हैं जो उसमें कीड़े हैं उससे मर जाते हैं और हमारा वो उपचारित हो जाता है। इसी तरीके से हम फफूंदनाशी दवाई को इसलिए डालते हैं ताकि जो इसमें हानिकारक फफूंद है वो मर जाएं, जो फायदे वाले फफूंद है वो इससे नहीं मरते हैं। ठीक है। और मरते भी हैं इसलिए हम उसको कुछ समय के लिए सुखा देते हैं ताकि उसका केमिकल एवोपरेट होकर के खत्म हो जाए। ठीक है। तब हम अपने मशरूम के बीज को बोते हैं, क्योंकि मशरूम का बीज भी एक प्रकार का क्या है, फफूंद। तो जब इस फफूंदनाशी दवा से इसका फंगस मर सकता है तो निश्चित तौर फंगस जो बीज बोए हैं हम वो भी मर सकता है। परंतु हम चूंकि इसी के खेती बाड़ी करते हैं, आप लोग को 15, 20, 25 दिनों से सिखा भी रहे हैं और आप लोग ये चीजें समझ भी रहे हैं कि इस केमिकल को हमें कब डाल लेना है, 12 घंटे पहले ही यूज कर लेना है, और जैसे ही निचोड़ के निकालेंगे तो उसको सुखा देना है, तो बाकी हमारा सारा केमिकल एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट होने के बाद क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का रासायनिक हार्मफुल चीजें नहीं बचती हैं। ठीक है। तो हम अपने बीज को अब बुवाई करने के लिए हमारा बीज तैयार है। ठीक है। इस तरीके से हम बीज की खेती जो है कर सकते हैं। 1 किलो अगर हम मशरूम का बीज बोते हैं तो लगभग कम से कम 3 किलो, अधिकतम 8 किलो मशरूम गीला हमें प्राप्त होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू 300 रुपए पर केजी होता है। ठीक है। ये हम आपके फायदे की बात बता रहे हैं। और आप उसको बेच करके अगर 1 किलो मशरूम का ऐसा बीज बोते हैं, 250 ग्राम है, ऐसा अगर 1 किलो बोते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 5 या 1500 रुपए का आप मशरूम बेच पाएंगे, क्योंकि कम से कम 3 किलो और अधिकतम 8 किलो, यानी एवरेज माने तो 5 किलो। 1 किलो इस बीज को बोने से 5 किलो इसका बीजा नहीं मशरूम उग जाता है। तो 1 किलो मशरूम का कीमत बाजार में कितनी है, 300 रुपए किलो गीला। और अगर सूखे की बात करें तो 800 रुपए से लेकर के 1200 रुपए किलो तक उसका पाउडर मिलता है, जैसे कि मार्केट की दुकानों पर आटा मिलता है गेहूं का, ऐसे ही पैकेट में पैक होकर के मशरूम का बीज का पाउडर आता है। ठीक है। तो कृपया करके आप लोग खेती करें और जागें सबके सब। ठीक है। कुछ सीखें तो पैसे कमाएंगे। अगर मैं बोलता तो बुरा लगता आपको, ये बोलते कि सर गलत बोलते हैं, ऐसा बोलते वैसा बोलते। आप लोग को जगाने के लिए सारी चीजें बोली जाती हैं ताकि आप जगें, सीखें और समझें और पैसे 2 पैसे कमाएं। यही इस स्किल इंडिया ट्रेनिंग का उद्देश्य है, आपको 2 पैसे कमा करके देना। स्किल डेवलप कर देने मात्र से सारी चीजें नहीं होंगी, इसलिए आपको प्रैक्टिकल काम करवा करके ही देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लॉट हमारे ये दिख रहे हैं आपको। एक प्लॉट में हम कतार विधि से बोएंगे, जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं खेत में। दोनों आपके गेहूं के खेत हैं छोटे छोटे, इसमें हमें आपको क्या बोना है, मशरूम का बीज बोना है हमको। ठीक है। एक विधि में हम लाइन से बोएंगे, एक में ऐसे छिटका मार के बोएंगे जो आप लोग बोते हो। ठीक है। और अब भैया जानकारी के बाद अब अपना का सुनवाओ एक बढ़िया गान तान। कुछ करवा लो।
महिला हमारे पास है। एक महिला, अरे हाँ एक महिला, हो एक महिला हमारे पास है। पढ़ाई में राज से लो मंगाए किसानी, नीक लगे कुछ करवा लो बोली। त्रिपुरारी किसानी नीक लगे कुछ करवा लो। किसान भाइयों और बहनों, और विशेषकर बहनों, खेती में महिलाओं का योगदान रीढ़ की हड्डी के समान है, जो बुआई से लेकर कटाई तक 33% श्रम बल और 48% स्वरोजगार प्रत्यक्ष भागीदारी निभाती है। हमारी बहनें पशुपालन, भंडारण और कटाई के बाद के कामों में भी बहुत ज्यादा अपना योगदान करती हैं। कृषि सखियों के रूप में प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दे रही हैं। हमारी बहनें बीज बोने से लेकर रोपाई, निराई, कटाई, फसल की सफाई, सभी कामों में जो है अपना योगदान देती है। डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन में भी प्रमुख भागीदारी निभाती है। फसलों का भंडारण, बीजों का संरक्षण हो, चाहे घरेलू स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण हो, जैसे आंवले से मुरब्बा बनाना, अचार बनाना, और भी कई प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं, इस प्रकार के जो खाद्य प्रसंस्करण वाले उत्पाद हैं वो बनाना। महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उद्यमशीलता करना, समूह बनाना। तो आजकल कृषि सखियों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही जो है हमारी जो ड्रोन दीदी हैं वो भी ऋण के माध्यम से ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, साथ ही तकनीक भी सीख रही हैं और बहुत ही ज्यादा जो है कृषि में अपना योगदान दे रही हैं। और कई बार जो है पुरुषों के पलायन के कारण महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है। कुल मिलाकर जो हमारी बहनें हैं वो कृषि में अपना योगदान तो देती ही है, साथ ही खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। तो ऐसी ही बहन से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, आइए सुनते हैं। और भैया, महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक बहनी हमारे पास आई रही, उनके बारे में यह जानकारी आए अपना सुनी। किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन, देखा आज एक और बहनी का लेके आए हैं। देखा भैया, अब महिला सशक्तिकरण का समय आ गया, हम बच्चे मना रहे हैं महिला दिवस। तो ये बारे में आज एक बहनी आई हैं। का नाम है बहनी अपना के? राम राम बहनी। राम राम बहनी, राम राम। का नाम है अपना के? प्रिंसू यादव। प्रिंसू यादव। कहाँ से आए हैं? ग्राम सोनवर्षा। ग्राम सोनवर्षा से आए हैं। तो हूँ सोनक वर्षा होती का? अरे होएगा, थोड़ी बहुत तो होता ही ऐसा। चलिए, जो हमारे गांव में वो सबसे सोना बहुत ठीक अच्छा है ना। हाँ। दुठ दीदी आई गाँव में तो बोलिन कि ऐसा करा दीदी कि समूह में जुड़ा तो तुम्हारा आगे के काम चले। हाँ बिल्कुल, अब कहे से कि अब कुछ न कुछ आजीविका का साधन तो होए का चाहिए। वही दुठो दीदी आई, मोही बढ़िया इत्मीनान से सिखाइन, समझाइन कि देखा ये मैं ऋण लिया, ऋण अब बचत भी करा, तो कम से कम 2 पैसा बचत करिया तो तुम्हारे लड़का बच्चा तबीयत अचानक खराब हो जाये तो कहाँ हाथ जाइए दौड़त। तो कम से कम बचत करे रही है। 10 लोग जुड़ के और सहायता समूह चली तो कम से कम तुम्हार काम चली। तो मैं 20 रुपया बचत करे लग गए हूँ। 20 रुपया बचत करे वो के बाद फिर मोही ऐसा लगा कि मैं थोड़ी बहुत ऋण ले लिया। अच्छा। तो ऋण लाऊं मैं 20,000। 20,000 में लाऊं तो 10,000 की मैं पार्लर करूं। पार्लर। अच्छा, पार्लर। हाँ, पार्लर भी सीख गए हूँ और थोड़ी बहुत किराना भी रख लाऊं। अच्छा, पार्लर का कोर्स करे हैं? हाँ, कर लाऊं। अच्छा, अब तो फिर खोले पार्लर? हाँ, खोल भी लाऊं। 20,000 ला के धीरे धीरे मैं थोड़ी बहुत छोटा छोटा वो करके तो मैं पार्लर भी सीख लाऊं और थोड़ी दुकान भी रख लाऊं। अच्छा, और दुकान है? ये किराना की। फिर उमा से मैं आमदनी मिलत गई धीरे धीरे। उसे मैं का करूं कि फिर अपने लड़कन का प्राइवेट में डाल दूं स्कूल में। बहुत बढ़िया। ऋण भी लौटाई। हाँ, धीरे धीरे अपने जो स्व सहायता समूह से ऋण लिए रहे जी, लौटा दिए। बहुत धीरे धीरे लौटायो, पर पूरा 20,000 लौटा दूं। लौटा दिया, बहुत बढ़िया। उसे फिर मुही फिर 50,000 फिर ले लूं। अच्छा अच्छा। तो फिर ज्यादा चालू होएगा काम, बहुत अच्छा करे लग गया। सब चीज लड़का भी बच्चा पढ़ने लग गए, मोर अच्छे से धंधा चलने लगा। फिर यदि कंप्यूटर ले लाऊं, सब कुछ करे लग गया धीरे धीरे। बैंक भी चलाने लग गया। अच्छा। हाँ हाँ प्रिंसी बहनी, तो अपना कहन बैंक खोले है?
हाँ, तो बैंक खोली। कम से कम समूह की दीदियां बाहर जाती हैं, परेशान होती हैं। कहूँ मिला, कहूँ 2-3 चक्कर गई तो परेशान हो गए। तो कम से कम मैं अपने गांव के महिलाओं के बीच में खोलना हूँ एक बैंक, तो कम से कम उनकर मैं ऋण निकाल ले। कैसन बैंक होते बहनी? अरे होएगा वो कियोस्क बैंक, ऐसे हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। अच्छा, थोड़ी बहुत के लिए अपन की थोड़ी से खोल लिया तो कम से कम उनका 200-400-1000 रुपया उन्हें भटके कहूँ। अच्छा, तो ये ऐसे मैं बीच गांव में खोल के उन्हें दे दूँ। बहुत बढ़िया। देखा कितना सुविधा होगी, कहाँ शहर जाए के हाँ। फिर पर्ची भरेगा। बैंकों की काम बहुत सरल नहीं है। बहुत सरल नहीं है, पर होएगा धीरे धीरे। वह तो सीख गए धीरे धीरे। हाँ, हाँ। तो चलिए, बहनों के लिए अपना बैंकों खोली है, किराना की दुकान है, तो अब थोड़ी स्थिति ठीक है। अब थोड़ी स्थिति ठीक है, बच्चे भी खुश हैं कि मेरी मम्मी कुछ कर रही है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात बताएं अपना कि जो कीट मित्र हैं उन्हीं बचाव जरूरी है। हाँ। तो उन्हीं अपना का जलामे के नहीं आए, नरवाई का ही वही जोता दे। बढ़िया जोता दे तो बढ़िया दब जाए, तो खाद के रूप में वो सब मिल जाए मिट्टी में। जमीन और पुष्ट हो बहुत जाए। एकदम और दलदल मिट्टी, मतलब बहुत ढीली मिट्टी हो जाए। तो कम से कम जोताई रही तो कम सब हवा पानी सब उसके अंदर मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो अब यह अपना बताएं कि कौन मेरे से हम बच्चे खेती पाती खरीदते हैं और कुछ बारी में लगा है। बारी में लगा है अब यह पूरा लौकी, कुम्हड़ा, रेरुआ, तरोई और यह भिंडी भी बढ़िया सीजन में लगा दे हैं। अब ऐसे लगाए से का रहा था ना कि ज्यादा धूप नहीं पावे तो छोट छोट होए के बाद थोड़ी जैसे धूप पाई तो चरेर हो जाये बढ़िया। हाँ। तो अब ऐसे लगा दे, थोड़ी ठंडी भी है। हाँ। तो कम से कम बढ़िया ओखर दाना निकल जाए, मस्त बो जाए, अच्छा जम जाए। तो कम से कम जैसे थोड़ी गर्मी निकले तो निकले लगी भिंडी खाए के लाने, जब खाए के लाने। खूब महंगा बिकते हाँ। जब तब खरीद नहीं सकी। हाँ। और बहुत गर्मी में लगाओ थे तो वह कोनो बच्चा ना छोटा छोटा बच्चा रहा था उनका पेड़ तो जल जाते। हाँ। तो कम से कम कुछ चरेर हो जाए तो घाम तो सही। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताएं अपना। अच्छा, एक बात यह अपना से जानब कि अपना बच्चे जब सब्जी भाजी लगाई थे तो वो बेचते हैं कि? हाँ, बेची थे, ज्यादा हो जाते तो बेच भी दे। दुकान रखे हैं ना किराना। हाँ, तो वही में रख लाए। हाँ। तो अपन चला टमाटर इस समय बेच रहे हैं और शिमला भी बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और काश्मीरी मिर्ची नहीं हो अचार रखे वाली, अरे वाह, वो को बेची थे। तो कम से कम सब बेच रहे हैं तो कम हमारे घर के खाए होएगा और बेच भी रहे हैं तो सबको जैविक खाद के वो उपयोग करा थे, सब्जी खा रहे हैं। हाँ, देखा जैविक जौन सब्जी होती। हाँ। वो कहते हैं नुकसान नहीं करे, नहीं तो दस्ते बीमारी हो जाते हैं। जितना खाए नहीं उससे ज्यादा तो अस्पताल में चले गए। इस समय औरतन की बीमारी कह का ये है, बच्चेदानी खराब क्यों होती है? इसीलिए रासायनिक चीज खाते हैं तो वही तुरंत पेट में खराबी चालू। बहुत बढ़िया। अपना हमारे स्टूडियो में आन और जो सुंदर जानकारी दी। धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।